हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लगाओ। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10th मैथ्स के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन की सेकंड वीडियो। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एपी 2 -1 -4 -7 इज -40। मतलब इस एपी का कौन सा टर्म -40 होगा। देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, ऑप्शन दिया है 8 टर्म, 11 टर्म, 14 टर्म या 15 टर्म। -40 इवन नंबर है, अगर माइनस बढ़ा दें इवन है ऑड है, इवन नंबर है। अब हम देखें ध्यान से, इवन नंबर किस प्लेस पे है, 2 है, फिर 4 है, यानी ऑड प्लेस पे है। ध्यान देखो, इवन नंबर किस प्लेस पे है, ऑड प्लेस पे, और ऑड नंबर किस प्लेस पे है, इवन प्लेस पे। मतलब जो भी -40 का आंसर होगा ये इवन नंबर है तो ऑड प्लेस वाला होगा। मतलब उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि 8 टर्म और 14 टर्म तो नहीं हो सकता, यानी या तो 11 टर्म होगा या तो 15 टर्म होगा। इसको निकालने क्या करते हैं, तो हमें पता है कि ए की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म हो रहा है 2, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कोई भी एक टर्म लेकर के उसके आगे वाले टर्म माइनस करते हैं। तो हमने -4 लिया और माइनस कर दिया -1, ये जाएगा -4 + 1 = -3। तो ए हमारा कितना है 2, डी हमारा कितना है -3। पूछा है कौन सा टर्म -40 होगा, तो मान लेना एन टर्म जो होगा -40 होगा। तो एन टर्म का फॉर्मूला होता है an = an-1 इंटू में डी। ए की जगह -40, ए की जगह कितना रहेगा 2 + n-1 इंटू में डी है -3। ये 2 इधर आएगा, निगेटिव हो जाएगा, -40 - 2 = n-1 इंटू में -3। ये हो जाएगा -42 = n-1 इंटू में -3। माइनस से कैंसिल हो गया, 42 होगा यहाँ पे, और ये 3 इसको कैंसिल हो जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 = n-1, 1 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 15 = n, यानी कौन सा टर्म रहेगा 15 टर्म। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन तरफ। कह रहा है द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी 1/p और 1 - p/p 1 - 2p/p का कॉमन डिफरेंस क्या होगा। यानी ये एक एपी सीरीज है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। कॉमन डिफरेंस क्या है बताया था, कोई भी एक टर्म लेकर के उसकी जस्ट आगे वाला टर्म माइनस कर दो। तो हमने सेकंड टर्म लिया 1 - p/p, और इसमें से कौन सा टर्म माइनस कर दे रहे हैं, उसके आगे वाला, यानी 1/p। एलसीएम p आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो होगा 1 - p माइनस में 1, 1 से कैंसिल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव बचे क्या -p/p = -1। जब भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम होता है आंसर 1 होता है, नेगेटिव इसलिए -1 होगा। तो आंसर सी जो है इसका सही है। तो अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ an डिनोट द nth टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13 एंड 18। यानी एक एपी है 3, 8, 13 एंड 18, ये एपी की एक सीरीज है और ये आगे गई है। कह रहा है इसका nth टर्म क्या है, nth टर्म क्या है, nth टर्म जो है वो an है। nth टर्म क्या है, an है। हमको फाइंड करना है a30 - a20, 30 टर्म माइनस 20 टर्म, 30 टर्म माइनस 20 टर्म। तो 30 टर्म का फॉर्मूला होता है a + 20/90। 30 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + 20/90 माइनस 20 टर्म का फॉर्मूला होता है a + 19d। अब माइनस अंदर जाए क्या हो जाएगा, a + 20/90 माइनस a - 19d, a से कैंसिल 29d माइनस में 19d, कितना आ जाएगा 10d आएगा। d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, d होता है कॉमन डिफरेंस। तो इसके पीछे कितना डिफरेंस है, इसके पीछे डिफरेंस कितना है 5 है, इसके पीछे डिफरेंस कितना है 5 है। तो हम लिखेंगे 10 इंटू में 5, 10 5 = 50। तो ऐसे हम बता देंगे इसका आंसर क्या है 50 है। अच्छा, इसको ओरल भी हम कर सकते हैं। ओरल कैसे कर सकते हैं, हम ऐसे देख सकते हैं कि इसके पीछे डिफरेंस कितना है, जो भी डिफरेंस है उस नंबर को ले लो 5, ठीक है, और जिस नंबर का डिफरेंस पूछा है उसके टर्म का डिफरेंस देखो कितने का है। तो टर्म का डिफरेंस कितने का है, 30 20 में कितने डिफरेंस है 10 का। तो 50 10 5 10 50, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, तब भी आंसर वही आता 50 आता। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इधर। फोर्थ वाला क्वेश्चन लेकर आया है कि द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6 and 8 फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब एक ग्राफ है, इस ग्राफ में एक पॉइंट है -6 और 8, यानी x पर -6 हमारे यहां कहीं है, देखिए ध्यान से, -6 यहां कहीं है और -8 यहां कहीं है, तो ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या ये पूछा है, ये डिस्टेंस पूछा है, क्लियर है, ये डिस्टेंस पूछा है। तो ये पॉइंट क्या है -6 और 8, और ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है 0 और
0। तो फॉर्मूला जो होता है निकालने का, डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू इक्वल टू इन द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। अब इसको सॉल्व करो, इसमें से किसी को भी आप x1 और x2 ले सकते हो, तो हम इसको ले रहे हैं मान लो x2 y2 और इसको ले रहे हैं x1 और y1। तो x2 कितना है -6 माइनस में 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 8 माइनस y कितना है 0 का होल स्क्वायर। तो ये मिलकर ये 6 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 8 और 0 8 होता है, 8 का स्क्वायर 64। इसको ऐड करेंगे आएगा रूट में 100 और रूट में 100 का अगर स्क्वायर रूट करेंगे कितना आएगा 10। इसका आंसर कितना हो गया 10। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5th वाला मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी इज गिवन दैट AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन DC if angle A is equal to 70 degree, angle C is equal to 50 degree, find the angle BAD। ये एंगल दिया है 70 डिग्री का, ये एंगल दिया है 50 डिग्री का, हमको BAD यानी ये एंगल फाइंड करना है। बहुत ध्यान समझिएगा, अगर हम पूरे ट्रायंगल की बात करें, अगर इस लाइन को हटा करके बात करें तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। अगर ये 70 है ये 50 है तो ये पूरा कितना होगा, तो 180 होना चाहिए। तो 70 50 120 यानी एंगल ए आपको कितना आएगा 180 माइनस में 120 इक्वल टू 60 डिग्री आएगा। एंगल कितना आएगा 60 डिग्री। अब अगर हमें ये पता है कि AB अपॉन AC इक्वल है BD अपॉन CD के या DC के, अगर इस लाइन का रेशियो और इस लाइन का रेशियो सेम है, इसका मतलब ये एंगल जो AD है, इसका मतलब AD जो है एंगल ए को क्या कर रहा है AD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, AD बाइसेक्ट एंगल A। AD क्या कर रहा है एंगल ए को क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है। अगर AD एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, बाइसेक्ट में एंगल आधा हो जाता है, तो BAD कितना होगा 30 डिग्री। ऑप्शन ए सही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, मतलब एक सर्कल है और एक कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर कितने टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं पूछा गया है। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर केवल 2 टेंजेंट्स खींचा सकते हैं। कितने टेंजेंट्स खींचा सकते हैं, हाँ, ओनली 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन बाय अ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। तो इसका आंसर 2 रहेगा। इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और पूछ सकता है, मतलब एक अलग क्वेश्चन ही है लेकिन लोग इसी से मैच करके लगा देंगे। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एक सर्कल पर कितने टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं। अगर पूछेगा एक सर्कल पर एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं तो 2, लेकिन एक सर्कल पर कितने टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं अगर एक्सटर्नल पॉइंट नहीं दिया है तो इनफाइनाइट। दोनों क्वेश्चन डिफरेंस में आया। अगर कह रहा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं तो 2, लेकिन अगर एक्सटर्नल पॉइंट नहीं दिया, केवल ये कह रहा है कितने टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं तो इनफाइनाइट। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 तरफ। इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ BC, हमें BC की लेंथ फाइंड करनी है। तो BC की लेंथ फाइंड करनी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट A है और इससे ये दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगे, मतलब ये AF4 है तो AEB कितना होगा 4 होगा। ये पूरी लेंथ कितनी है 11। अगर AE4 है तो CE कितना होगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरी लेंथ कितनी है 11 है तो CE कितना होगा 7 होगा। अगर CE 7 है तो DC कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। रीजन, क्योंकि ये भी तो एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट्स है और एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है सेम होती है। अब देखो ये भी BD भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे भी टेंजेंट्स की लेंथ क्या है सेम है। तो अगर ये 3 है तो ये भी क्या होगा 3 सेंटीमीटर होगा। तो BD 3 और CD 7 तो BC मिला कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेक 30 और कोसेक 60 की वैल्यू क्या होगी। सेक 30 डिग्री वैल्यू और कोसेक 60 डिग्री वैल्यू। तो देखो ये वैल्यू याद होना चाहिए। सेक 30 की वैल्यू जो होती है, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3। सेक 30 वैल्यू क्या होती है 2/√3।
और कोसेक 60 की वैल्यू जो होती है, कोसेक 60 की वैल्यू, कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो भी 2/√3 होती है। क्लियर है? तो जब देख रहे हैं दोनों वैल्यू सेम है और इसी का फ्रैक्शन पूछ लिया है, तो अगर ऊपर और नीचे फ्रैक्शन सेम वैल्यू कैंसिल करके क्या देगा 1, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी डी की 1 होगी। क्लियर है? ये वैल्यू याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है कह रहे cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री ऐसे मल्टीप्लाई होते होते cos 180 डिग्री तक गया है, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। और एक्चुअल में हमको cos की पूरी वैल्यू किसी को नहीं पता है। क्लास 10th के लेवल से देखा जाए तो हमें केवल इतनी पता है कि cos 0 की वैल्यू क्या होती है। cos 0 की वैल्यू होती है 1, 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2, 60 डिग्री वैल्यू होती है 1/2 और 90 डिग्री वैल्यू होती है 0। बहुत ध्यान से सुनना, यानी अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री चल रहा है कहीं ना कहीं 90 डिग्री आएगा अगर आगे जाएंगे, और सबका मल्टीप्लाई हो रहा है यानी उस 90 वाले में मल्टीप्लाई होगा। तो किसी भी नंबर की सीरीज में अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, मतलब हो सकता है इसकी वैल्यू कुछ हो, इसकी कुछ हो, इसकी कुछ हो, इसकी कुछ हो, लेकिन एक जगह आएगा cos 90, उसकी वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। तो कुछ भी हो यहाँ पे अगर वो 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। अब कह रहे हैं sec थीटा इक्वल टू a/b, तो cos थीटा सॉरी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि sin थीटा की वैल्यू क्या है a/b है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। बहुत ध्यान समझिएगा, sin थीटा क्या होता है, sin थीटा जो होता है वो एक्चुअल में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा क्या होगा, तो cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर sin थीटा दिया है और cos थीटा पूछा है यानी हाइपोटेनियस सेम होना चाहिए। हाइपोटेनियस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। किसका इसका हाइपोटेनियस सेम है, इसका b है, इसका क्या है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका क्या है b सेम है, इसका क्या है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और इसका क्या है a है। तो किसके साथ इसका हाइपोटेन्यूज मैच कर रहा है, ऑप्शन बी के साथ, तो बी वाला ऑप्शन सही है। अब इसको सॉल्व कर सकते थे, अगर मान लीजिए दो जगह बी है तो फिर वही पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, उस बाद सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इजी वे में ऑप्शनल देख करके ऐसे ही बताना होता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखो ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या हम देखते हैं। कह रहा है tan थीटा इक्वल टू √3, देन sec थीटा की वैल्यू क्या होगी। tan थीटा की वैल्यू कितने दे रहा है √3 दे रहा है, तो sec थीटा की वैल्यू क्या होगी, sec थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर ध्यान देखो tan में किसकी वैल्यू √3 होती है, तो tan थीटा के लिए tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है। तो tan से अगर कंपेयर कर लेंगे तो थीटा इक्वल क्या निकलेगा 60 डिग्री निकलेगा। थीटा क्या निकल जाएगा 60 डिग्री। ये √3 किसी वैल्यू होती है tan 60 की, तो tan से कंपेयर करो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आएगा। sec 60 डिग्री वैल्यू होती है, sec 60 डिग्री वैल्यू है 2, sec 60 डिग्री वैल्यू होती है 2, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर हो गया। इसके बाद है द एरिया ऑफ टू सर्कल आर इन द रेशियो 9:4, मतलब दो सर्कल है, मान लो सर्कल 1 और सर्कल 2, इनके जो एरिया का रेशियो है, इनके एरिया का रेशियो जो है वो कितना दे रहा है 9:4। एरिया का रेशियो का मतलब क्या है यहाँ पे, एरिया का रेशियो है, बोला सुनना, यानी एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखो, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल रेशियो एरिया ऑफ सेकंड सर्कल कितना है 9:4 दे रहा है, ये दे रहा है। तो रेशियो हटाना है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी फर्स्ट सर्कल का एरिया कितना है 9 और सेकंड सर्कल का एरिया कितना है 4। अब दोनों का हम रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस क्या निकलेगा, तो एरिया फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, ये 9 दे रहा है और यहां क्या होगा पाई, पहला रेडियस, सेकंड का रेडियस है 4, ये है। क्लियर है। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंस, हमको फाइंड करना है दोनों के सर्कमफ्रेंस का रेशियो, यानी पहले वाले सर्कल के सर्कमफ्रेंस का रेशियो और दूसरे वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस का रेशियो निकालना है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो r1 का स्क्वायर हो जाएगा 9/पाई, यही होगा। तो r इक्वल टू कितना आएगा, बहुत ध्यान सुनना, r की वैल्यू आएगी 3/√में पाई, जो कि ऐसा होगा नहीं, हम रूट में पाई ले रहे हैं क्योंकि आगे चल के हमको कैंसिल करना है, ये हो गया r1। और ऐसे ही r2 का निकालेंगे, कितना आएगा, r2 आएगा 4/पाई, यानी r2 हो जाएगा 2√में
पाई, यही होगा। अब इनके सर्कमफ्रेंस होगा, इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा पहले सर्कल का, तो पहले सर्कल सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई आर, तो जगह 2 इंटू में पाई इंटू में आर की वैल्यू क्या होगी, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 3 बाई रूट में पाई। और दूसरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालेंगे कितना आएगा, ये भी 2 पाई R1, ये होगा 2 पाई R2, और 2 पाई R2 यानी 2 पाई R2 एलिमेंट 2 बाई रूट में पाई। अब दोनों का रेशियो निकाल लें, तो देखो रेशियो निकालने के लिए इसको इसके नीचे लिखेंगे 2 बाई रूट में पाई, ये 2 से कैंसिल, पाई पाई से कैंसिल, ये रूट पाई से कैंसिल, कितना आएगा 3/2 यानी 3:2। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, ऑन डिक्रीजिंग द रेडियस ऑफ अ सर्कल बाय 30% इट्स एरिया इज डिक्रीज बाय, अगर किसी भी सर्कल का रेडियस 30% कम कर दिया जाए तो उसका एरिया कितना परसेंट डिक्रीज होगा, ये पूछा है। मान ले रहे हैं कि एक सर्कल है, उसका रेडियस है 100 सेंटीमीटर, कितना है 100 सेंटीमीटर। अब अगर इस पर डिक्रीज होगा, देखो 30% डिक्रीज होगा तो वो हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। देखो 100 जब भी लेते हैं परसेंट वाले क्वेश्चन में, कभी भी अगर एज्यूम करना हो तो 100 का एज्यूम करते हैं, और फिर जितना परसेंट कम करना होता है उसको सीधे सीधे नंबर उसका कम कर देते हैं। तो न्यू रेडियस कितना हो गया 70। इससे एरिया कितना आएगा, इससे जो एरिया आएगा एरिया आएगा वो आएगा पाई आर स्क्वायर होता है, पाई 100 का स्क्वायर, यही होगा। यानी और सॉल्व करेंगे कितना आएगा, पाई 10,000। और इसका अगर एरिया निकालेंगे, जो नया एरिया जो कितना आएगा, तो आएगा पाई 70 का स्क्वायर, और 70 का स्क्वायर होता है 49, 7 का स्क्वायर 49, तो 4900 आ जाएगा। अब जो कितना परसेंट कम हो रहा है, पहले परसेंट तो बात निकालेंगे, पहले कितना कम हो रहा है ये देखेंगे। तो 10,000 पाई में से 49 पाई माइनस करो, 4900 पाई, तो इसको माइनस करेंगे आएगा 5100 पाई, यानी 5100 पाई। इतना डिक्रीज हो रहा है। अब कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है, तो जो नंबर डिक्रीज हो रहा है उसको ऊपर लिखते हैं, पुराना वाला एरिया नीचे 10,000 पाई इंटू में क्या करते हैं 100, पाई से कैंसिल, इसका डबल जीरो इसका डबल जीरो कैंसिल, इसका डबल जीरो इसका डबल जीरो से कितना आएगा 51%। कितना परसेंट कम हो रहा है 51%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। कह रहा है 2 डाइस थ्रोन टुगेदर, अगर 2 डाइस को एक साथ फेंका गया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, डबलेट का मतलब होता है, देखो 2 डाइस है, अगर 2 डाइस को फेंका गया है तो दोनों में डबलेट आने वाले 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। इसके अलावा और कुछ आ सकता है, क्योंकि डाइस में 6 से ज्यादा नंबर नहीं होता और 1 से कम नहीं होता, तो यही आएगा। यानी टोटल कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 डबलेट आ सकते हैं। और टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, जैसे टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, अगर 2 डाइस फेंका जाएगा, 2 डाइस का टोटल आउटकम्स होता है, 2 डाइस अगर एक साथ फेंका जाएगा उसका टोटल आउटकम्स होता है 36, उसका टोटल आउटकम कितना होता है 36। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, जो पॉसिबल आउटकम है, पॉसिबल आउटकम 6 है और टोटल आउटकम कितना है 36 है, तो 6 1 6 6 6 36 कितना आएगा 1/6। इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन तरफ। कह रहा है 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडमली फ्रॉम द वेल सफल डेक 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स हैं, उसमें से हमको एक कार्ड निकालना है। तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो देखो फेस कार्ड कितने होते हैं, टोटल 4, 2 रेड होते हैं और 2 ब्लैक होते हैं, ठीक है। इस एक फेस कार्ड में 3 है, किंग क्वीन और जोकर, इतने फेस कार्ड होते हैं। इसमें भी किंग क्वीन और जोकर, इसमें भी किंग क्वीन और जोकर, और इसमें भी किंग क्वीन और जोकर। तो टोटल कितने फेस कार्ड हो गए, तो टोटल फेस कार्ड हो गए 3 4 12। टोटल कितने फेस कार्ड है 12, तो टोटल फेस कार्ड है 12 और टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 से कट करेंगे, 4 3 12 और 13 4 52, यानी 3/13। इसका आंसर कितना आएगा 3/13। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।